नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रैडो में। और आज हम फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों। तो यकीनन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से अगर वीडियो देखते जाएंगे तो यकीनन आपके नोट्स अच्छे बनेंगे और आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में भी आती चलेंगी दोस्तों। तो अब हमने शुरुआत में देखो आदिकाल के अंतर्गत हमने सबसे पहला चीज हमने शुरू कर दिया है अपभ्रंश रचनाएं। कैसी रचनाएं दोस्तों? अपभ्रंश रचनाएं। हालांकि माफी चाहूंगा, गला खराब हो रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, देखो इधर, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितनी रचनाओं को साहित्यिक माना था? सिर्फ 12 रचनाओं को इन्हें साहित्यिक माना है। 12 रचनाओं के अंतर्गत भी इन्होंने बोला, देखो एक थी अपभ्रंश वाली और दूसरी थी देश भाषा वाली। तो देश भाषा के अंतर्गत इनने बताई थी 8 और अपभ्रंश के अंतर्गत बताई थी सिर्फ कितनी? 4। अब अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी 4 थी? विजय देव रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यही तो 4 बताई थी, नहीं बताई थी? अब लेकिन एक चीज और भी आती है दोस्तों। क्या आती है कि आदिकाल में जब हम मुख्य प्रवृत्तियां पढ़ते हैं जब हम आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रवृत्ति आती है धार्मिकता, जिसमें सिद्ध, जैन, कवि आदियों की रचना रचना होती है। हालांकि इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था, जो सिद्ध जैन ये लोग थे इनकी जो रचनाएं थी वो पूर्ण रूप से साहित्य की दृष्टि से सही नहीं मानी जाती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो किसी अपने एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने वो चीजें पद रचे थे दोस्तों। तो हम शुरुआत करेंगे अपभ्रंश की रचनाओं की दोस्तों। बढ़ते हैं अपभ्रंश की रचनाओं की तरफ। तो क्या बोल रहा है अपभ्रंश की रचनाएं में? सबसे पहले अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत, आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। क्या बोल रहा है कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। भाषा विज्ञान दृष्टि से, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यकाल और अंतिम अवस्था, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति थी। तो दोस्तों इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन पूछी जा सकती है तथ्यों में कि क्या लाइन है, देखो जरा ढंग से पढ़ेंगे से। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की और मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। मतलब समझ रहे हो, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति से, देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। तो मतलब वो बोल रहा है कि जो आधुनिक भारतीय हिंदी शुरुआत हुई थी और जो अंतिम अवस्था थी एक प्रकार से प्राकृत, ये क्या बोल रहा है, देखो मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी। तो प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी कौन थी? तो कौन थी? अपभ्रंश थी दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट आ गया यहाँ पे कि राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को, किसको दोस्तों? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। कितने समय में विद्वान थे दोस्तों? 783 ईस्वी के समय विद्वान थे। इनको जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। देखो अपभ्रंश का राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि स्वयंभू 8वीं सदी में थे या 783 के आसपास विद्वान थे। इनको जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ है। किसके दोस्तों? स्वयंभू के 3 ग्रंथ है, पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू के कितने छंद हैं, कितने ग्रंथ थे? 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु,
रिठ्ठनेमि चरियु और स्वयंभू छंद। और स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा दोस्तों। कैसी भाषा कहा? देसी भाषा। अपभ्रंश की रचना चल रही है। अपभ्रंश में दो भाषाओं में रचना होती थी, एक अपभ्रंश में होती थी, मतलब अपभ्रंश कालीन जो साहित्य था उस समय पे आदिकाल में दो प्रकार से भाषा चल रही थी, अपभ्रंश की और देश भाषा की। तो स्वयंभू ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, स्वयंभू ने जो अपनी भाषा मानी है वो अपभ्रंश ना मानकर क्या मानी है दोस्तों? देसी भाषा मानी है। अपभ्रंश ना मानकर देसी भाषा मानी है अपनी भाषा स्वयंभू ने। आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। जैन कवि, देखो जैन के बारे में क्या बोला था? जैन परंपरा का प्रथम कवि। जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा के हिसाब से किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है दोस्तों। अपभ्रंश जो साहित्य था अपभ्रंश समय का, उसमें की प्रथम रचना कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? पौमचर्यु। अब कड़वकबद्ध होता क्या है? 7 चौपाई के बाद दोस्तों, 7 चौपाई के बाद जब एक दोहा दे दिया जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 16 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। वहीं पर दोहा में कितना होती हैं? 24 मात्राएं। कितनी मात्रा होती हैं? 24 मात्राएं। सेट कैसा बना होता है? 13 11। कैसा बना होता है दोस्तों सेट? मतलब कि 4 लाइनें ऐसे तरीके से होता है। पहली में और तीसरी में होंगी 13, दूसरी और चौथी में होंगी 11। तो 13 11 का सेट जब बनता है तो कितनी मात्रा बन जाती है? दोहे में 24 मात्रा बन जाती है। बात करते हैं दोस्तों हम पौमचर्यु की। पौमचर्यु राम जी का चरित्र चित्रण है। पौमचर्यु में किसका चित्रण है दोस्तों? राम जी का चरित्र चित्रण है। डॉक्टर भयाणी ने से अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा किसे कहा था? पौमचर्यु को कहा था दोस्तों। पौमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। पौमचर्यु में किसका चरित्र चित्रण है? राम जी का चरित्र चित्रण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस रचना के लिए कहा जाता है? किस ग्रंथ के लिए कहा जाता है? पौमचर्यु को लिए कहा जाता है। पौमचर्यु में किसका चरित्र चित्रण है? पौमचर्यु में राम का चरित्र चित्रण है। पौमचर्यु में राम का चरित्र चित्रण होने के कारण डॉक्टर भयाणी ने इनको अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। किसको? पौमचर्यु को दोस्तों। और राम अब स्वयंभू को क्या बोल रहे हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगली रचना देखो रिठ्ठनेमि चरियु। रिठ्ठनेमि चरियु में किसके चित्रण है? कृष्ण चरित्र चित्रण दोस्तों। कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है। पौमचर्यु में 12,000 श्लोक, 5 कांड और 90 संधियां हैं। पौमचर्यु में कितने श्लोक हैं? 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं दोस्तों। 90 संधियों में से देखो 83 संधि किसकी है? मैं सब चीज कट कर देता हूं। पौमचर्यु में 12,000 तो श्लोक थे, 5 कांड हैं, 90 संधियां हैं और 83 संधियां किसकी हैं? स्वयंभू की हैं। 83 संधियां किसकी है दोस्तों? स्वयंभू ने लिखी थी, लेकिन बाकी की जो 7 थी वो किसने करी? त्रिभुवन ने। और त्रिभुवन कौन है? त्रिभुवन है स्वयंभू जी का पुत्र। तो पौमचर्यु में 12,000 श्लोक, 5 कांड, 90 संधियां, जिसमें से कि 83 संधियां स्वयंभू ने लिखी है, 7 संधियां त्रिभुवन द्वारा पूरी की गई हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रामचरितमानस में दोस्तों कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। स्वयंभू के अनुसार पधड़िया या पधड़िया बद्ध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। अब देखो पधड़िया या पधड़िया बद्ध क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 8 पंक्ति के बाद जब धत्ता लगाते हैं तो उस बद्ध को पधड़िया बद्ध कहा जाता है। और स्वयंभू के अनुसार पधड़िया बद्ध के प्रवर्तक कौन है? चतुर्मुख हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? चतुर्मुख हैं पधड़िया बद्ध के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं।
पुष्पदंत, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पुष्पदंत की रचनाएं पढ़ते हैं दोस्तों। पुष्पदंत की पहली रचना है महापुराण। कौन सी रचना है दोस्तों? महापुराण। और अगली कौन सी रचना है? नय कुमार चर्यूं या नाग कुमार चर्यूं। तीसरी पुस्तक का नाम क्या आ रहा है? जसहर चर्यूं या यशोधरा चरित्र। जसहर चर्यूं का नाम क्या है? यशोधरा चरित्र। और अगली पुस्तक कौन सी है दोस्तों? कोश ग्रंथ। कौन सी पुस्तक है? कोश ग्रंथ। नॉर्मली मुख्यतः तीन ही रचना बनती है इनकी, महापुराण, नय कुमार चर्यूं और जसहर चर्यूं। इसमें देखो पुष्पदंत में दो जगह तो चर्यूं चर्यूं है, दो जगह क्या लिखा हुआ है? चर्यूं, जिसमें नाग कुमार चर्यूं और जसर चर्यूं। अगली पुस्तक देखते हैं इनकी जरा सा, क्या बोला अगली लाइन में? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में 7वीं सदी के पुष्प कवि या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है दोस्तों। मैं पूरा कट कर देता हूं, दोबारा बताएंगे इसे जरा ढंग से। शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह, ये गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, माफी चाहूंगा। इसका उपाय ये है, शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज। तो दोस्तों एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक जो शिव सिंह सरोज थी कब आई थी? 1883 में। कब आई थी दोस्तों शिव सिंह सरोज? 1883 में। और इसमें कवि कितने थे? 838 कवि थी दोस्तों। कितने कवि थे? 838 कवि थे। शिव सिंह सरोज में 7वीं सदी के पुष्प या पुंड कवि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि पुंड या पुष्प कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया था? तो शिव सिंह सेंगर ने किया था दोस्तों। वहीं बात करते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनकी बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प, जो पुष्प कवि हैं, ये पुष्प कवि अपभ्रंश के पुष्पदंत हैं दोस्तों। पुष्प कवि जो हैं जिनको शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी का बताया, उनको क्या बोल रहे हैं? ये 9वीं सदी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? वो 7वीं सदी के नहीं है, 9वीं सदी के हैं दोस्तों। कौन? पुष्पदंत। सर्वमान धारणा। अब देखो सर्वमान धारणा क्या हुई कि इनका काल बनाया गया 972 ईस्वी और 10वीं सदी। तो मतलब शिव सिंह सेंगर ने बोला 7वीं सदी, जो गलत माना गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला 9वीं सदी, उसे भी गलत माना गया। और सर्वमान्य धारणा रखी गई 972 ईस्वी या 10वीं सदी दोस्तों। अब बात करते हैं, ये प्रारंभ में शैव मत वाले थे। पुष्पदंत कौन से थे? शैव मत को अपनाते थे, किंतु आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। पुष्पदंत जो थे उन्होंने शुरुआत में तो शैव धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में किसी आश्रयदाता के कहने पर जैन पंथ को स्वीकार कर लिया था दोस्तों। अगला पॉइंट देखो क्या आ रहा है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर भयाणी ने पुष्पदंत को, किसको दोस्तों? पुष्पदंत को का क्या बोला था? पुष्पदंत को बोला है अपभ्रंश का भवभूति। और अपभ्रंश का वाल्मीकि भयाणी ने किसको कहा था? स्वयंभू को कहा था दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि, देखो एक लाइन आ रही है यहाँ पे कि पौमचर्यु डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है दोस्तों। क्या कहा है डॉक्टर भयाणी ने? पौमचर्यु जो स्वयंभू की थी उसे अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है, और स्वयंभू को, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भयाणी ने इन्हें क्या बोला है? अपभ्रंश का भवभूति। अब बात करते हैं पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा नहीं छोड़ती थी। कथन है हरिशेन का। अच्छा, हरिशेन ने देखो कथन लिखा है पुष्पदंत के बारे में कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा नहीं छोड़ती थी। हरिशेन ने लिखा है पुष्पदंत के बारे में। अगला पॉइंट देखो क्या बोलता है पुष्पदंत से। पुष्पदंत ने चरित्र या चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया। अपभ्रंश में देखो चौपाई छंद का। पुष्पदंत ने चरित काव्यों में किसका प्रयोग किया था? चौपाई छंद का। और अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। वर्तमान में चौपाई कितने मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का छंद है दोस्तों। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन अपभ्रंश में कितनी मात्राएं थी चौपाई में? और किताब में जब आओगे तो कहीं कहीं पे चौपई लिखा होता है दोस्तों। क्या लिखा होता है? चौपई लिखा होता है। कितनी मात्राओं का छंद था इसमें? 15 मात्राओं का। अब बात करते हैं पुष्पदंत की उपाधियों की दोस्तों।
इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधि दी थी दोस्तों। पुष्पदंत ने खुद को क्या क्या उपाधि दी थी? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां इन्होंने स्वयं को दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव सिंह सैंगर ने जिन्होंने पुष्पदंत की जो एक काल बताया था 7वीं सदी माने था, उन्होंने इसे भाषा की जड़ बोला है, सॉरी भाका की जड़। भाका मतलब भाषा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुष्प कवि को भाका की जड़ किसने कहा था? शिव सिंह सैंगर ने कहा था। और अपभ्रंश का इनको वाल्मीकि किसने, देखो इधर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने, अपभ्रंश का सॉरी भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा है? भयाणी ने कहा था। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? पौमचर्यु किसने लिखी थी? स्वयंभू ने लिखी थी। इसीलिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है दोस्तों? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश शिव सिंह सैंगर ने भाका की जड़ किसे कहा है दोस्तों? शिव सिंह सैंगर ने भाका की जड़ पुष्पदंत को कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना दोस्तों। अब यकीन मानो आदिकाल जैसी खत्म करूंगा, इन सारे पॉइंटों से मैं क्विज बना के डालूंगा। अदरवाइज बुक से भी क्विज मैं लगा के चलूंगा, लेकिन इनसे भी क्विज जरूर बना के चलूंगा मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। इन सारे क्वेश्चनों को क्विज बना के चलूंगा ताकि तुम्हें ये लाइन टू लाइन याद कराऊंगा मैं कि ये हर लाइनों के ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे जरूर वहां पे दोस्तों। टेंशन मत लो, आराम से पढ़ेंगे, जेआरएफ करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुष्पदंत मान्यखेट राजा कर्ण के महामात्य और भीम के सभा कवि थे दोस्तों। पुष्पदंत किसके सभा कवि थे? भीम के दोस्तों। मान्यखेट के राजा कर्ण के महामात्य थे भीम, और भीम के क्या थे? सभा कवि थे। अब बात करते हैं, महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। महापुराण जो उन्होंने लिखी थी, किन्होंने? पुष्पदंत ने, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन और आ रहा है, देखो इसमें एक और चीज आ रही है, अगर मैं तुम्हें मिल जाए तो, एक मिनट। हाँ, धनपाल, क्या नाम आ गया अब अगला? धनपाल। याद रखेंगे इस लाइन को कि महापुराण रचना के कारण इन्होंने अपभ्रंश का वेदव्यास किससे बोला जाता है? पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। मराठी की जननी पुष्पदंत की भाषा को किसने बोला? डॉक्टर तगारे ने। और भाका की जड़ शिव सिंह सैंगर ने। और इनको एक और चीज आर के इनके लिए एक और आई थी उपाधि, ये भी कहाँ चले गई है? अपभ्रंश का भवभूति। भयाणी ने इनको क्या बोला है? अपभ्रंश का भवभूति। ये वीडियो आपने एक बार नहीं देखनी है, 2 बार देखनी है, तब जाके डाउट क्लियर होते हैं, तथ्य याद होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी? धनपाल की। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी दोस्तों। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? मुंज राजा ने दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कथा, इन्होंने एक लिखा था कथा ग्रंथ, भविष्यत कथा लिखा था, की रचना की थी। कब? 10वीं सदी में। भविष्यत कथा का संपादन याकोबी ने किया था दोस्तों। भविष्यत कथा का संपादन किसने किया था? याकोबी ने किया था। और इस कथा में बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया था दोस्तों। इस कथा में, किसमें? भविष्यत कथा में बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ ही साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या आ रहा है? बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। भविष्यत कथा को विंटर नित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा था दोस्तों। भविष्यत कथा को विंटर नित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चतुर्मुख कौन थे? पधड़िया बंद। स्वयंभू ने पधड़िया बंद का प्रवर्तक किन्ने बोला था? चतुर्मुख को बोला था दोस्तों। अब देखो लाइन क्या आ रही है, हरिशेन ने धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत थे दोस्तों। क्लियर बात आ रही है? अगली लाइन देखो, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ
कवि कहा था? स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा था दोस्तों। अगली लाइन आ रही है अब्दुल रहमान की दोस्तों। अब्दुल रहमान क्यों मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या बोला है? आदिकाल में हिंदी अपभ्रंश का पहला कवि किसको बोला था इन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है आदिकाल का प्रथम कवि? वही बताओ, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा, आप लोगों को कमेंट करेंगे आप लोग सभी, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को आदिकाल का प्रथम कवि माना था दोस्तों, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, अब्दुल रहमान का संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम धर्म या प्रथम ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ अगर कोई है तो कौन सा आदिकाल में संदेश रासक है? तो इसे पहला धर्मेतर राजग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों से? पहला, इधर देख लो जरा ढंग से, धर्मेतर राजग्रंथ। आदिकाल के अंतर्गत, अपभ्रंश काल के अंतर्गत पहला धर्मेतर राजग्रंथ कौन सा था? संदेश रासक। धर्मेतर मतलब था धर्म से इतर, धार्मिक ग्रंथ से हटकर कोई ग्रंथ लिखा गया था तो वो संदेश रासक था। क्यों था ये धर्मेतर? अब उसका भी कारण जान लेते हैं कि इसे धर्मेतर मतलब इसे क्यों धर्मेतर राजग्रंथ बोला है। देखो कार्यकाल है इसका 12वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 12वीं सदी के बाद में और 13वीं सदी के पूर्वार्ध काल में। संदेश रासक एक खंड काव्य है, इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है दोस्तों। संदेश रासक एक कैसा खंड है, मतलब एक कैसा काव्य है? खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा। अब देखो मुझे कैसे याद रहता था, देखो इधर संदेश रासक में बोलता था वी मतलब विक्रमपुर वियोगिनी विरह, और ये कैसा काव्य था? खंड काव्य। कैसा काव्य था? खंड काव्य। 53वीं खंड काव्य संदेश रासक अब्दुल रहमान का था जो पहला धर्मेतर राजग्रंथ था। इसमें देखो धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं है, इसीलिए धर्मेतर काव्य राज, क्योंकि इसमें कोई एक रानी है जो अपने पति के वियोग की है उसकी गाथा, इसीलिए इसको क्या बोला है? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है दोस्तों। तो हम करेंगे दोस्तों आदिकाल के, हमने कुछ किया अपभ्रंश साहित्य में हमने शुरुआत कर दी है। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे या अगला जो चैप्टर हमारी अगली वीडियो होगी दोस्तों वो जोइंदू राम सिंह, जिंदत सूरी, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, लक्ष्मणधर, सिद्ध साहित्य, इन पे हम आगे को बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो मैं फिर से बोलूंगा एक बात, मैंने वैसे बोला तो नहीं है शुरू में कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यार से कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। आप एक लोग वीडियो देखते हो ना तो एक ही जना यार कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हम तुम्हारा कमेंट का वेट कर रहे होते हैं। और यकीनन अगर आप मेरी वीडियो देख के तैयारी करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम होने के या एग्जाम जेआरएफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि तुम्हें अभी ये नहीं चल रहा होगा पता, कोई दिक्कत नहीं, आदिकाल खत्म हो जान दो दोस्तों, आदिकाल खत्म हो जान दो, उसके बाद देखना क्विज ऐसे करवाऊंगा ना, तुम्हें किताब याद ना हुई, ये पूरा आदिकाल याद ना हुआ तो ये भी मेरा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि मैं इसके हर लाइन से क्विज बनाकर डालूंगा अपने हाथ से। इसके हर लाइन से अब्दुल रहमान का संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित, ये लाइन आने में 1 मिनट समय हो रहा है तो क्वेश्चन में कैसे बनाऊंगा कि संदेश रासक किसने लिखी है? अब्दुल रहमान ने। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। संदेश रासक किस भाषा में लिखी गई थी? अपभ्रंश भाषा, देसी भाषा में। आप बोलोगे देसी भाषा में, क्लियर हो गया। मुसलमान द्वारा, किसी मुसलमान द्वारा रचित देसी भाषा में प्रथम ग्रंथ संदेश रासक, ऐसे करके चलेंगे हम। पहला धर्मेतर राजग्रंथ कौन सा था? संदेश रासक, ऐसे करके चलेंगे हम। कितना, अरे कहां से क्वेश्चन बनेगा? पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट करके चलेंगे। बस मैं तुम्हें गारंटी देके चल रहा हूं, मैं वीडियो डाल रहा हूं तो प्लीज देखो, वीडियो देखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप भी करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय। और मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों लाइक तो कर ही देना यार।